चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य अपने इस यूट्यूब चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 12 जो यूपी बोर्ड के जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो हमारा 4th चैप्टर है, जो अध्याय 4 है विचारक विश्वास और इमारतें, ये पढ़ रहे थे। जैसे कि इस चैप्टर के बारे में हमने एक संक्षिप्त यानी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर में हमने लगभग जितने भी वंश थे, शुंग वंश हुए, इंडो ग्रीक हुए, पार्थियंस हुए, कुषाण हुए, सातवाहन हुए, चेर, चोल, पांड्य, इन सबके बारे में एक संक्षिप्त हमने क्या एक आइडिया ले लिया। हमने कौन कहाँ पर है, सातवाहनों का शासन कहाँ पर है, चेर, चोल, पांड्य किधर शासन है, शुंगों का शासन किधर है, शकों का शासन किधर है, इंडो ग्रीक का कौन थे, इन सब के बारे में हमने क्या एक संक्षिप्त हमने एक परिचय लिया था और एक संक्षिप्त हमने पढ़ा था। ये अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था, ये किस लिए पढ़ा था, ये हमने एमसीक्यू के लिए और वेरी शॉर्ट प्रश्न के लिए पढ़ा था, ताकि यदि इनसे इस चैप्टर से यदि एमसीक्यू के रूप में और वेरी शॉर्ट के रूप में कोई प्रश्न आ जाए तो आप क्या उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न होगा 1+1 करके आपका होगा। तो इसके लिए अब तक हमने पढ़ा था। अब हम बात करने वाले, देखिए ये चैप्टर मैं हमेशा कहता हूँ ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यदि इससे शॉर्ट प्रश्न अगर आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या हमारा अप्रोच होगा। तो अब जो इस चैप्टर में जो हम जो भी पार्ट पढ़ेंगे, यानी पार्ट जो 3 होगा या हमारा पार्ट 4 होगा या अन्य पार्ट होंगे, उस पार्ट में क्या करेंगे, हम शॉर्ट प्रश्न को कैसे सॉल्व करें और लॉन्ग प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है कैसे लिखें, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो हम भूल जाएंगे। यदि एग्जाम में हम 500 शब्द याद करके जाएंगे तो एग्जाम के समय हमको 200 शब्द या 250 शब्द यानी 250 शब्द ही याद रहेगा, हम क्या भूल जाएंगे। तो हम ऐसा अप्रोच अपनाएंगे, ऐसी एक रणनीति अपनाएंगे जिससे क्या हमको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपका यूपी बोर्ड का इतिहास, उसका आप पैटर्न देखो, उसका सिलेबस देखो। जब पैटर्न देखो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में प्रश्न जो भी पूछेगा वो फैक्ट ही पूछेगा, जो भी पूछेगा वो डाटा ही पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछता ही नहीं है कभी। और जो आपको लॉन्ग प्रश्न दे दे, जो लॉन्ग प्रश्न जो आपको 250 शब्द लिखने के लिए देगा, उसमें जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपको उस चीज़ों के बारे में समझ है, तो आप आसानी से लिख लोगे, आसानी से लिख लोगे। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर समझ होनी चाहिए तो उसके हर पक्ष के बारे में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम कई सारे पक्षों को देखते हैं। जैसे इतिहास में हम सामाजिक पक्षों को देखते हैं, प्रशासनिक पक्षों को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं अगर आपका अपना उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए ये आप हो या मैं ही ले लूँ, जैसे मैं हूँ, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप क्या जानोगे, कई सारी चीज़ों के बारे में, कि मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, मेरा एज कितना है, क्या है मेरा एज कितना है, मेरा हेल्थ कैसा है, ठीक है, अन्य चीज, और मेरा बिहेवियर कैसा है, इस सब चीज़ों के बारे में जानोगे। तो जो कुछ भी मेरे बारे में अगर आप जानोगे तो किसी न किसी चीज़ से वो रिलेट होगा। जैसे अगर आप मेरा एज की जानोगे, हेल्थ को जानोगे, इस सब चीज़ों को जानोगे, तो किससे है, ये बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन वहीं पर मेरे एजुकेशन को जानोगे, मेरी मेरे व्यवहार के बारे में जानोगे, मेरी चीज़ों के बारे में जानोगे, तो दूसरे क्षेत्र से आ जाता है। कहने का मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी टॉपिक के बारे में आप जब पढ़ोगे, अगर उस टॉपिक के बारे में कुछ भी लिखने के दिया जाएगा तो उसके कई सारे एक पक्ष होंगे। जैसे अगर ये मार्कर है तो मार्कर बनाने में भी कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। इसमें आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर आपको कॉटन मिलेगा, फिर प्लास्टिक से कवर होगा, फिर प्लास्टिक है, और इस सभी चीज़ों के बारे में अगर बोल देगा चलिए इस मार्कर के बारे में कुछ बताइए, तो आप इसके कई सारे पक्षों को जानते हो, आप कई सारे पक्षों के बारे में लिख सकते हैं कि एक मार्कर होता है, इसके अंदर ये कॉटन होता है, फिर उसके अंदर इंक होता है, प्लास्टिक कवर होता है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इतना भी अगर लिख दें इस मार्कर में तो कोई नहीं कहेगा आपने मार्कर के बारे में लिखा है तो गलत लिखा है, क्योंकि मार्कर के आपने एक भाग को तो बता दिया। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसको दे चलो भाई मार्कर के बारे में लिखो, तो कहेगा ये ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक का होता है, टोटली क्या ये प्लास्टिक का होता है, ये उसको ऊपर जो है कलर होता है, ब्लैक या वाइट कलर हुआ है, उसके बाद इस पे कुछ लिखा गया है, और ये टोटल ये क्या, ये प्लास्टिक एकदम मजबूत होता है ताकि ये गिनने पर क्या ये टूटता या फटता
आसानी से नहीं है, तो अब उसने इसके अंदर जिक्र नहीं किया कि स्याही है या कॉटन, कुछ नहीं जिक्र, बस इतना लिख दिया, तो क्या उसको नंबर मिलेगा? हाँ, नंबर मिलेगा, क्योंकि उसने भी मार्केट के बारे में लिखा, लेकिन उसने मार्केट के बारे में दूसरे पक्ष को लिखा, उसने दूसरे पक्ष को लिखा। तो जब इतिहास पढ़ेंगे तो जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को अपने सभी पक्ष देखेंगे, इतिहास में सभी पक्षों को देखेंगे, अलग अलग जब पक्षों को देखेंगे ना, तो जब आपका जो ये शॉर्ट प्रश्न पूछता है जिसमें हमें 120 से लेके 150 शब्द लिखना पड़ेगा, और इसमें हमें जो 250 शब्द जो हमें लिखना रहेगा वो क्या करेंगे, आप आसानी से लिख लोगे। इसलिए हमें ये जो शॉर्ट प्रश्न पूरा करने के लिए और लॉन्ग प्रश्न पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमारा क्या क्लियर रहे, यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक क्या हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या हमें इतिहास के जो भी कालखंड है, जो भी समय है, उसके विभिन्न पक्षों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम उसी के पक्ष को पढ़ना पड़ेगा, और इसी पक्ष को पढ़ने के लिए ये जो आपका जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में हम विभिन्न पक्षों को देखेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो मौर्योत्तर जो काल है, ये लगभग आपका 200 ईसा पूर्व से लेके ये आपका 300 ईस्वी तक ये क्या इसका शासन काल इसका है, आपका शासन काल है। तो इसमें क्या हम विभिन्न टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, यानी ये जो आपका मौर्योत्तर काल है, इसमें हम 500 साल के बारे में क्या हम पढ़ेंगे, हम 500 साल के बारे में पढ़ेंगे। तो 500 साल के बाद हम कई सारे पक्ष को देखें, जैसे मैंने बताया ना, ये मार्कर अगर किसी लिखने के दे तो कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई इसको बाहरी संरचना के बारे में बता दिया, हम कहेंगे उसने मार्कर के बारे में जानकारी दी, कोई इसके आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दी, हम किस तरह उसने जानकारी दी, या कोई इसके क्वालिटी को बता दे कि इसका उपयोग क्या होता है, इसकी उपयोगिता को बता दे कि ये मार्कर है, इसका प्रयोग किया जाता है लिखने में, जैसे कि व्हाइट बोर्ड हुआ, इसका आमतौर पर एजुकेटर ही इसका प्रयोग करते इत्यादि इत्यादि। तो उसने भी बताया, लेकिन उसने अन्य इसकी संरचना के बारे में नहीं बताया। कोई इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बता, कोई इसकी बाहरी संरचना के बारे में, कोई इसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो हम तीनों को गलत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाँ तीनों लोगों ने तो मार्केट के बारे में बताया, तीनों से पूछा मार्केट के बारे में बताओ, तीनों ने मार्केट के बारे में बताया, तो गलत कौन है? कोई गलत नहीं है। कोई गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं। ठीक इसी प्रकार जब आप इतिहास का कोई कालखंड पढ़ोगे, जब उसमें कॉन्सेप्ट समझना होगा तो उसके कई सारे टॉपिकों को, कई सारे उसके अंगों को उसको पढ़ना पड़ेगा, सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ताकि अगर यदि उस टॉपिक से कोई प्रश्न आ जाए तो आप यूपी बोर्ड में आप उसका प्रश्न का आसानी से सवाल का जवाब दे सको। अब इस मार्कर के बारे में इसका प्रयोग भी जानते हो, इसका बाहरी चीज़ों के बारे में जानते हो, अंदर की चीज़ों को भी जानते हैं, तो रटना पड़ेगा क्या? लिख सकते हो 10 पेज आराम से लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा तो 100 शब्द आप आराम से लिख सकते हो। तो क्या जरूरी है कि जो शॉर्ट प्रश्न हमारा जो पूछा जाता है या जो लॉन्ग प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए 150 या हमारा जो है 250 शब्द याद करने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें क्या हम 250 शब्द याद करें, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या इतने सारे शब्द को क्या हम याद करें, बिना याद करे भी क्या हम लिख सकते हैं, बिना याद करे भी हम लिख सकते हैं। बस क्या कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए उस सब चीज़ों को है। तो कॉन्सेप्ट के लिए इसके इस शासनकाल के बारे में भी क्या हम कई सारे टॉपिकों को, कई सारे कॉन्सेप्ट के देखेंगे। क्या देखेंगे? नंबर 1 पे अगर मैं बात बता दूं, नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अब अर्थव्यवस्था में क्या देखेंगे? में जैसे मान लीजिए कृषि हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, क्या हो गया? पशुपालन हो गया, फिर व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, इधर लिख सकते हैं शहर हो गया। फिर एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? परिवहन हो गया, परिवहन इत्यादि चीज़ों को हम अर्थव्यवस्था में दे सकते हैं। अब इस टॉपिक के बारे में, किसी भी साम्राज्य के बारे में, किसी भी कालखंड के बारे में अगर पूछ दिया, बताओ चलो भाई सातवाहनों के बारे में बता दो हमें, सातवाहनों कौन थे, इनका भारत में प्रभाव बताओ, कुषाण कौन थे, भारत में इनका प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ठीक है भाई, कुषाण कौन थे, उनके प्रभाव का वर्णन करें, हम कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था लिख देंगे, अर्थव्यवस्था, कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था ऐसा लिख देंगे। अर्थव्यवस्था में लिख दें, अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे? हम व्यापार को लिख देंगे, परिवहन को लिख देंगे,
शहर को लिख देंगे, ठीक है भाई। जैसे कुषाण परिवहन को लिख देंगे, हम लिख दें, हम क्या कहेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो ठीक है। कुषाणों के बारे में अगर पूछ दिया है, शकों के बारे में पूछ दिया है, शकों के बारे में पूछे, शुंगों के बारे में पूछ दिया, सतवाहनों के बारे में पूछे, किसी कुछ के बारे में पूछ दे, कुछ मत कीजिए, चुपचाप आंख बंद करके किसी भी कालखंड के बारे में पढ़ा, पहला आप टॉपिक डालिएगा, सबसे नंबर 1 टॉपिक भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र डाल दीजिएगा। हाँ कि कुषाणों का शासन मध्य एशिया के इन क्षेत्रों में था, गंगा घाटी पर भी नियंत्रण था, सिंधु घाटी में नियंत्रण था, अब मध्य एशिया के एक नदी है नियंत्रण था। इतने लंबे समय तक क्या इनका क्या साम्राज्य का विस्तार था, ये था वो था, सब लिख दिया। आ जाओ अर्थव्यवस्था टॉपिक डाल दो, लिख दो। हाँ कि भारत में उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या इनका नियंत्रण था, तो उनके समय में जो परिवहन ऐसा था, परिवहन में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था, और शहर में बड़े बड़े उस समय शहरों की जानकारी मिल गई, जैसे कि आपका कुछ शहरों का आप जिक्र कर सकते हो, मैं भी उन शहरों का मैं जिक्र करूंगा, आप शहरों का जिक्र कर दिए, आप कृषि का जिक्र कर दिए कि कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ, गेहूं चावल यही चीज़ें उगाए जाते थे, पशुपालन का प्रयोग कर सकते थे, घोड़े गाय भैंस बकरी इन सब चीज़ों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता इत्यादि हो गया। अब आपने पशु अर्थव्यवस्था को लेकर के आपने ये समाप्त कर दिया। अब पूछा गया था कि किसानों का प्रभाव का भारत में वर्णन करिए, किसानों के बारे में संक्षिप्त में बताइए। तो किसानों के बारे में आपने क्या भौगोलिक क्षेत्र उनका डाल दिया, उनका क्षेत्र बता दिया, हाँ इधर इधर ये कुषाण है, तो अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों को लिख दिया। अब एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, नंबर 1 पे आपने अर्थव्यवस्था डाल दिया, फिर कुछ मत कीजिएगा, नंबर 2 डाल दीजिएगा, क्या करिएगा नंबर 2 डाल दीजिए, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था लिखने के बाद नंबर 2 डाल दीजिएगा, नंबर 2 पे क्या करें समाज, ऐसा समाज लिख दीजिए। और समाज में क्या कीजिएगा जाति को लिख दीजिएगा, हाँ ठीक है जाति था। धर्म को लिख दीजिएगा, हाँ धर्म था, धर्म को लिख दीजिए। वर्ण को लिख दीजिएगा, वर्ण को लिख दिया। धर्म जैसे कि छुआछूत हो गया, छुआछूत हो गया, अंधविश्वास होगा, अंधविश्वास हुआ, पुरोहितवाद हुआ, कर्मकांड हुआ, दाह संस्कार हुआ या अंतिम संस्कार हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में लिख दीजिए। हाँ कुषाणों के बारे में पूछ रहा हूँ ना, कुषाण कौन थे, उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, उनके बारे में लिख के उस समाज के बारे में बता दीजिए। एग्जामिनर आपको नंबर